नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जेट की सीरीज में अपन ने लास्ट में जो वीडियो शूट किया था वो किया था जो मृदा का, या अपन बात कर सकते हैं चट्टानों के अपक्षय के बारे में। और उस अपक्षय में अपन ने भौतिक अपक्षय पढ़ा, रासायनिक अपक्षय पढ़ा और जैविक अपक्षय को पढ़ा था। उन सब के बारे में कौन कौन से उनके प्रकार होते हैं, कौन कौन से कारणों से इनका अपक्षय हो सकता है, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा था। जो आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मृदा निर्माण करने वाले कारकों के ऊपर रहेगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन ने पढ़ा था कि जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों में क्या होता है, अपक्षय की क्रिया होती है और इस अपक्षय की क्रिया के फलस्वरूप निर्माण होता है रिगोलित का। जब निर्माण रिगोलित का होता है तो रिगोलित पर काम करते हैं मृदा निर्माण करने वाले कारक। क्या काम करते हैं? मृदा निर्माण करने वाले कारक। और ये कारक जब काम करते हैं तब किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। तो ये पूर्ण अभिक्रिया जिस चट्टानों में क्या होता है, अपक्षय, अपक्षय से रिगोलित, रिगोलित पर मृदा निर्माण करने वाले कारक कार्य करते हैं तो मृदा का निर्माण होता है। ये वाला जो अपक्षय का प्रक्रम था ये अपन ने पढ़ लिया था। इसमें अपन ने पढ़ा था भौतिक अपक्षय क्या होता है, रासायनिक अपक्षय क्या होता है और जैविक अपक्षय क्या होता है। यहाँ पे ये वाला पार्ट था वो अपने को पढ़ना बाकी था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना इसी पार्ट के ऊपर रहेगा। देखो, अपक्षय का सीधा सा मतलब होता है कि चट्टानों का टूटना, चट्टानों का टूटना। और चट्टाने जब टूटती है, अपन ने बात की थी चाहे एक कण अलग हो या चट्टान 2 भागों में टूट जाए, 5 भागों में टूट जाए, 10 भागों में टूट जाए, तो यहाँ पे सीधी सी बात थी, चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। किसी भी चीज की जो टूटने का क्रम होता है ये विनाश का क्रम होता है, इसलिए इसको अपन ने बोला था विनाशकारी प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम बोला था? विनाशकारी प्रक्रम बोला था। दूसरा अपन ने बात की थी जो रिगोलित होती है इससे मृदा का निर्माण होता है और यहाँ पे काम करते हैं मृदा निर्माण करने वाले कारक। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, इस प्रक्रिया में चट्टानें टूट रही है और इस प्रक्रिया में मृदा का निर्माण हो रहा है। जहां पे निर्माणकारी प्रक्रम होता है या इसको अपन बोल सकते हैं संश्लेषण प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम बोलते हैं? संश्लेषण प्रक्रम। प्राथमिक प्रक्रम में चट्टानें टूटती है, द्वितीयक में क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। टूटना विनाशकारी प्रक्रम कहलाता है। इसी प्रकार किसी चीज का बनना संश्लेषणकारी प्रक्रम कहलाता है या संश्लेषण प्रक्रम कहलाता है। आज अपन पढ़ेंगे इसी मृदा निर्माण करने वाले कारकों के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन आपका मृदा निर्माण करने वाले कारक। देखो, मृदा निर्माण करने वाले कारक बहुत सारे होते हैं। इन कारकों के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए थे अपने, उन्हीं मत के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो, कारक होते हैं बहुत सारे जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। जैसे वातावरण हो गया, शुष्क वातावरण में भौतिक अपक्षय ज्यादा होता है, वहीं पे आर्द्र वातावरण में रासायनिक अपक्षय ज्यादा होता है। तो यहाँ पे वातावरण के आधार पर भी क्या होता है? मृदाओं का निर्माण होता है। शुष्क वातावरण में अपन बात कर सकते हैं बालू मृदा का निर्माण ज्यादा होता है, आर्द्र वातावरण में क्ले मृदा का निर्माण ज्यादा होता है। तो ये सब प्रक्रिया वातावरण के ऊपर निर्भर कर रही है। ऐसे क्या होगा? ऐसे बहुत सारे कारक होंगे जो इनकी प्रक्रिया को या मृदा निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे इन जो कारकों को बोलते हैं, इन कारकों का नाम दिया अपन ने मृदा निर्माण करने वाले कारक। इन कारकों के बारे में सबसे पहले या सर्वप्रथम किसने बताया था? डाकुचेव ने बताया था। और इन्होंने क्या बताया था कि जो मृदा का निर्माण करने वाले जो कारक होते हैं ये कुल कारक कितने होते हैं? 3 कारक होते हैं। डाकुचेव के अनुसार कितने कारक थे, या डाकुचेव के अनुसार कितने कारक हैं? 3 कारक होते हैं जो मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। इनको अपन ने दर्शाया था S बराबर F इक्वल टू ClO_P। और भी कारक हो सकते हैं लेकिन मुख्य कारक ये 3 होते हैं। यहाँ पे S का मतलब होता है मृदा निर्माण, F का मतलब होता है कारक, Cl का मतलब होता है वातावरण, O का मतलब होता है जीवमंडल और P का मतलब होता है पेरेंट मटेरियल या पैतृक पदार्थ। बाद में जेनी ने 1941 में इस अभिक्रिया को पूर्ण किया और इन्होंने बताया कि ये कारक 3 नहीं कितने होते हैं? 5 कारक होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि अपूर्ण अभिक्रिया डाकुचेव ने दी थी, अपूर्ण कारक डाकुचेव ने दिए थे। जो पूरी अभिक्रिया पूर्ण इक्वेशन है
वो या पूरे कारक किसने बताए थे? जेनी ने बताए थे। सर्वप्रथम किसने बताया था? डोकुचेव ने। अभिक्रिया को पूर्ण किसने किया था? जेनी ने। तो यहाँ पे इनके अनुसार 5 कारक कौन से थे? S बराबर F इक्वल टू, ये 5 कारक थे आपके। कौन कौन से? वातावरण, जीवमंडल, आर का मतलब होता है रिलीफ या टोपोग्राफी, पी का मतलब होता है पेरेंट मटेरियल या पैतृक पदार्थ, टी का मतलब होता है टाइम। यहाँ पे आर का मतलब होता है स्थलाकृति। तो ये 5 अपने कारक थे। अब इनको अपन नेमली यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले अपने पास में एस। एस का मतलब यहाँ है मृदा निर्माण। एस का मतलब क्या है? मृदा निर्माण। एफ का मतलब यहाँ पे लिया गया है कारक से। एफ का मतलब किससे लिया गया है? कारक, क्योंकि अपन कारक पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे इस निर्माण के लिए कारक जिम्मेदार है। कौन कौन से कारक? ये जो अंदर दे रखे हैं ये कारक जिम्मेदार है। पहला है सीएल का मतलब होता है क्लाइमेट या फिर वातावरण हिंदी भाषा में। दूसरा आपके पास में ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनिज्म या फिर जीव मंडल। तीसरे की अपन बात करते हैं तो तीसरा आपके पास में क्या हो गया? आर का मतलब होता है रिलीफ या टोपोग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन स्थलाकृति। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं पी का मतलब हो गया पैतृक पदार्थ। लास्ट में आपके पास में बच गया टी का मतलब हो गया समय। जो लास्ट आपकी 5 कारक वाली जो जेनी ने इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन को याद करने की जो ट्रिक है वो है क्लोरपीट। क्लोरपीट, CLORPT, यानी क्लोरपीट याद कर सकते हो। 5 कारक कौन से है? क्लोरपीट, CLROPT। यहाँ पे ये 5 कारक है जिनके आधार पर अपन ने क्या किया था? ये डिसाइड किया, ये निर्धारित किया कि किस प्रकार की मृदा होगी, जो मृदा को प्रभावित करने वाले कारक ये होंगे। अब देखते हैं एक एक को। यहाँ पे S इक्वल टू F हो गया, कारक हो गए। पहला कारक है वातावरण। देखो आर्द्र वातावरण में जो मृदाएं बनती है वो अम्लीय प्रकृति की बनती है, वहीं पे शुष्क वातावरण में क्षारीय प्रकृति की मृदा बनती है। तो वातावरण एक तरीके से इसके निर्माण को प्रभावित कर। दूसरा अपन ने पढ़ा है जीवमंडल। जीवमंडल में क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, पौधे होते हैं, और ये सारे जीवी कब्जे के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहां पे अपन ने पढ़ा था। तो ये भी मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आर का मतलब होता है स्थलाकृति या टोपोग्राफी। यहाँ पे देखो आपके पास में प्लेन सतह है, ये आपकी जो है असमतल सतह हो गई, ये चट्टान वाली सतह होगी। तो हर एक सतह क्या करती है? मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है। यहाँ पे देखो कुल सतही एरिया कितना हो गया? ये हो गया। यहाँ पे और बढ़ गया और यहाँ पे सबसे ज्यादा हो गया। तो जितना सतह ज्यादा एरिया ज्यादा होगा उतना क्या होगा? कारकों को कार्य करने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, और मृदा निर्माण को ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो स्थलाकृति भी एक कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। लास्ट है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ की बात करें तो पैतृक पदार्थ एक सबसे मुख्य पदार्थ मान सकते हैं जो इन सब क्रियाओं को नियंत्रित करता है। भाई जैसा पैतृक पदार्थ होगा वैसा ही क्या होगा? मृदा का निर्माण होगा। जैसे अपने साधारण भाषा में बोला जाता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसा ही बच्चा होगा। कारण क्या है? कि जैसे माता पिता में गुण थे वैसे ही बच्चे में गुण आएंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता उसके पैतृक है। ऐसे क्या होता है? चट्टाने भी क्या होती है? मृदा की पैतृक पदार्थ होती है। तो जैसा पैतृक पदार्थ था वैसे ही मृदा का निर्माण होगा। अगर पैतृक पदार्थ अम्लीय है तो मृदा भी अम्लीय बनेगी। पैतृक पदार्थ क्षारीय है तो मृदा भी क्षारीय बनेगी। पैतृक पदार्थ जिस प्रकृति का होगा उसी प्रकृति की मृदाओं का निर्माण होगा। जैसे पैतृक पदार्थ में आयरन दिखता है तो लाल मृदाएं बन सकती है। पैतृक पदार्थ अगर बेसाल्ट है तो काली मृदाएं बन जाएगी। तो ये सब प्रक्रियाएं किसके ऊपर निर्भर करती है? पैतृक पदार्थ के ऊपर। जैसा पैतृक पदार्थ वैसे होगा, यानी जैसे माता पिता है वैसे ही बच्चे गुण। ये साधारण भाषा में कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इन के लिए पैतृक पदार्थ जिम्मेदार होता है। लास्ट का मतलब होता है टी का मतलब होता है समय। यहाँ पे देखो सभी क्रियाओं के लिए अपन ने बात की, लेकिन समय का अलग ही महत्व है। समय के साथ साथ इन सभी प्रक्रमों या कारकों के आपस में क्रिया के फलस्वरूप मृदा का निर्माण होता है। समय यहाँ मृदा के निर्माण में कोई कार्य नहीं करता, बस ये सारी क्रियाएं समय के साथ साथ चलती है। साधारण भाषा में बोला जाता है कि जो 1 इंच मृदा है, कितनी? 1 इंच मृदा, उसके निर्माण में लगभग 1000 वर्ष लग जाते हैं। 1 इंच का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लगभग 1000 वर्ष लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये सभी क्रियाएं किसके साथ साथ चलती है? समय के साथ साथ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा, डोकुचेव ने सबसे पहले मृदा निर्माण करने वाले कारकों के बारे में बताया था। सभी कारकों के बारे में जेनी ने बताया था। फिर इसके बाद में आते हैं जोफे।
अब जोफे के पास में करने को तो कोई वर्क था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, जो पहले किया उन्होंने उन्हीं में कुछ संशोधन किया। और क्या संशोधन किया, इन्होंने क्या कर दिया, इन सभी कारकों को दो भागों में बांट दिया। कुछ कारकों को इन्होंने नाम दे दिया सक्रिय कारक और कुछ को नाम दे दिया इन्होंने निष्क्रिय कारक। अब ऐसे कौन से कारक होंगे जिनको सक्रिय कहेंगे और किसको निष्क्रिय कहेंगे, तो इनके लिए उन्होंने बताया कि सक्रिय कारक ऐसे कारक होते हैं जो क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, और निष्क्रिय कारक ऐसे होते हैं जो क्या प्रदान करते हैं, द्रव्यमान प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, द्रव्यमान प्रदान करते हैं। सक्रिय कारक ऊर्जा प्रदान करते हैं, निष्क्रिय कारक द्रव्यमान प्रदान करते हैं। यानी कारक निष्क्रिय कारक वजन बढ़ाएंगे, द्रव्यमान। कारकों में देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं वातावरण। वातावरण के अंदर सब चीज आती है, आपके नमी आ जाती है, आपके तापमान आ जाता है, आपके इसके अलावा हवा आ जाती है, तो सब चीज आती है। और तापमान में अपन ने पढ़ा था, जो मृदा की भौतिक दशाएं पड़ी थी वहां पे, कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तापमान होता है। तो यहाँ पे होगा ऊर्जा प्रदान कर रहा का मात्रक है, तो अपन बोल सकते हैं कि वातावरण क्या होता है, सक्रिय कारक होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओ यानी जीव मंडल या सूक्ष्म जीव की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव या पादप जो भी क्या होते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, ऊर्जा निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन, कार्बोहाइड्रेट टूटता है और क्या बनता है, यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा C6H12O6 और टूट कर क्या बना लेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकाल देता। तो ये सब प्रक्रिया के अंदर जब श्वसन की क्रिया होती है तो कार्बोहाइड्रेट के विघटन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा निकलती है। इसका मतलब क्या, जीवमंडल से भी ऊर्जा मिल रही है, तो ये भी कहाँ हो गया, सक्रिय में आ गया। आपको याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सक्रिय में आएगा कौन सा निष्क्रिय में, आपको देख के पता लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको देखने पर पता लग गया, वातावरण से आपको ऊर्जा मिलती है तो सक्रिय में आ गया, और ऑर्गेनिज्म से आपको ऊर्जा मिलती है तो सक्रिय में आ गया। दूसरा द्रव्यमान क्या होगा, जो द्रव्यमान को बढ़ाते हैं, वजन बढ़ाते हैं, वो सारे निष्क्रिय में जाएंगे। जैसे अपन बात करें आर क्या है, रिलीफ है, टॉपोग्राफी, ये द्रव्यमान बढ़ाती है। कैसे, जैसे आपकी ये समतल मृदा है, ये ऐसी मृदा है, तो यहाँ से इसके ऊपर जितना ये भार है ये द्रव्यमान ही रहेगा। ऐसी मृदा है तो ये भी क्या, इसका द्रव्यमान ही है। तो यहाँ पे जो आर है, टॉपोग्राफी इस्तेमाल करती है, द्रव्यमान बढ़ाती है। पैतृक पदार्थ जो मुख्य रूप से द्रव्यमान बढ़ाता है, क्योंकि जो मृदा का निर्माण होता है पैतृक पदार्थ से होगा, तो पैतृक पदार्थ में जो वजन होगा वो यहाँ भी आएगा, तो पैतृक पदार्थ द्रव्यमान क्या करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि ये जो वजन बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो समय का भी एक रोल होता है। समय वजन को बढ़ाता नहीं, लेकिन ये सारी क्रिया, ये जो द्रव्यमान बढ़ रहा है, ये किसके साथ बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, जिसको समय को बाद में निष्क्रिय कारक में भी ले जाया गया था। लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको केवल ये पढ़ना है कि द्रव्यमान बढ़ाने वाले कारक क्या है, प्राकृतिक, पैतृक पदार्थ और समय। समय के साथ साथ द्रव्यमान बढ़, ऊर्जा कौन से करते हैं, वातावरण और जीवमंडल, ये आपको क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सारे कारक मिलकर मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं और इन भी कारक हैं मृदा निर्माण करने वाले कारक। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, डोकुचेव ने सबसे पहले इनके बारे में बताया था, लेकिन पूर्ण अभिक्रिया नहीं दी थी। जेनी ने पूर्ण अभिक्रिया दी थी। जोफे के पास कोई काम था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने पहले किया था जेनी ने, उसी को दो भागों में बांटा। सक्रिय ऐसे चीजों को कहा जो ऊर्जा देती है या ऐसे कारक जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। निष्क्रिय ऐसे कारकों को कहा गया जो द्रव्यमान को बढ़ाते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाला वातावरण और जीवमंडल हो गया, बाकी बचे हुए तीनों कौन से हो गए। तो ये सारे थे मृदा निर्माण करने वाले कारक। आज के लेक्चर में अपन यहीं तक लेंगे। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ये अपन मृदाओं के ऊपर भी ले सकते हैं, और अगर आपकी शायद चट्टानें नहीं करवाई अभी तक तो अपन चट्टानों के ऊपर जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।